यूएस के खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। यूएस इलेक्शन अब बड़े हाइप पर जा चुके हैं। पोलिंग इस वक्त पूरे तरीके से जारी है। मैं आपके साथ अरबाब जहांगीर, मेरे साथ मारूफ शहरियार, मेरी को होस्ट मौजूद हैं और पैनलिस्ट हमारे साथ मुइज़ुर रहमान साहब, अरीबा फातिमा साहिबा मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो सीनियर तज्ज़ियाकार एहतिशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सारा जमान साहिबा वॉइस ऑफ अमेरिका की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो पोलिंग का वक्त अब अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट मुनव्वर हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम जानेंगे कि इस इलेक्शन के बारे में वो किस तरह से सोच रहे हैं। अब जब पोलिंग अपने एंड पर जारी है तो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस इस वक्त पिक्चर बनती क्या नजर आ रही है? 7 स्विंग स्टेट्स क्या रोल प्ले कर सकती हैं? लेकिन इस पूरी सिचुएशन में मारूफ जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सामने आई थी वो एक जो लास्ट मैसेज था दोनों कंटेंडर्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों फरीकों का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ट्रम्प कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट को आउट करना है, वोट करना है, आप लोगों ने बाहर जाना है। अरीबा, मेरा ख्याल है कि जैसे कि अभी मोइज़ भी कह रहे थे कि आपने ग्रीन पहना हुआ है, हम ग्रीन पार्टी की भी बात करेंगे, लेकिन आई थिंक आपने एक रिपोर्ट भी तैयार की है इस हवाले से, जो लास्ट मैसेज था, पहले जरा वो देख लें। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, नाजरीन को दिखाते हैं कि बेसिकली कमाला और ट्रंप दोनों का आखिरी जो मैसेज था अपने नाजरीन को, अपने वोटर्स के लिए, कि क्या मोटिवेशंस उनकी हैं इस इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनने की और क्या वो लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट देखते हैं। चले वो रिपोर्ट हम थोड़ी सी देर में दिखाते हैं। वो रिपोर्ट हम दिखाते हैं थोड़ी सी देर में क्या लास्ट मैसेज था। और उस मैसेज में ज़ाहिर जो एक क्लोजिंग मैसेज होता है उसका ही बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। कैंपेन अपने एंड पर होती है, पोलिंग स्टार्ट होनी होती है, तो वो एक लास्ट चांस होता है कि आप कैसे अपने वोटर्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं। मुनव्वर हसन साहब, ज़रा आपकी पहले एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। अभी पोलिंग अपने अख्ताम की तरफ जारी है, कितना अहम किरदार इस वक्त आप 7 स्विंग स्टेट्स का देख रहे हैं? कहाँ पर आपको डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? कहाँ आपको इस वक्त एक बरतरी नज़र आ रही है कमला हैरिस की? स्विंग स्टेट्स हैं, ये बुनियादी तौर पे, तारीखी तौर पे किसी न किसी पार्टी की तरफ इनका झुकाव रहा है। मिसाल के तौर पे जॉर्जिया को ले लीजिए, जॉर्जिया के अंदर 11 वोट से बड़ी इंपॉर्टेंट है और तारीखी तौर पे ये वैसे रिपब्लिकन्स की तरफ इसका टिल्ट था। नॉर्थ कैरोलिना सिर्फ 2 दफ़ा रिपब्लिकन्स यहाँ पे हारी है, एक 1976 के अंदर और दूसरी दफ़ा 2008 के अंदर। अदरवाइज़ ये रिपब्लिकन्स को हमेशा फेवर देती रही है। फिर आप आ जाए नेवाडा के अंदर, मेरा ख्याल है कि कमला हैरिस को बर्तरी हासिल है और वो उसमें जीत भी जाएंगी। मिशिगन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज वहाँ पे अरब और मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं, बल्कि वहाँ के मेयर ने इस वक्त ट्रंप की फेवर के अंदर है। 2 काउंसलर्स जो हैं वो इस वक्त डेमोक्रेट्स अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अब 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला ये कि आप अमेरिकन पॉलिटिक्स की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ट्रेंड्स को समझें। माजी में कभी उन्होंने किसी खातून को वोट नहीं दिया बिकॉज अमेरिकन सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, रिलीजियस स्टेट है और वो ये समझते हैं कि कितनी भी खातून पॉपुलर लीडर हो, जैसे माजी के अंदर हिलरी क्लिंटन थी, लेकिन वो उसे एज अ प्रेसिडेंट देखना नहीं चाहते। फिर उसके अलावा दूसरा ट्रेंड उनके अंदर ये रहा है कि जो पार्टी पावर में रही है उसको दोबारा वो इलेक्ट नहीं करते, सवाए इसके कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो। जैसे प्रेसिडेंट क्लिंटन ने सरप्लस बजट छोड़ा, प्रेसिडेंट ओबामा ने ब्रिज किया था मुस्लिम वर्ल्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। तीसरा ये ट्रेंड रहा है कि डोमेस्टिक इश्यूज हमेशा ऊपर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एबॉर्शन का मसला है, इमिग्रेंट्स का मसला है, इन्फ्लेशन का मसला है, टैक्सेस एंड हेल्थ केयर का मसला है, वो टॉप पे रहा है। चौथा ये कि एंग्लो सैक्सन जो प्रेसिडेंट हैं या कैंडिडेट हैं उनको हमेशा सपोर्ट किया जाता रहा है। और पांचवा ये कि यहाँ पे चूंकि अमेरिकन सोसाइटी हमेशा आइडियल सोसाइटी है तो इस वजह से डेमोक्रेट्स ज़्यादा प्रेसिडेंट बने। अगर आप 40 प्रेसिडेंट्स में देखें तो 27 प्रेसिडेंट्स डेमोक्रेट्स बने, 19 प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिकन्स बने। और फिर यहाँ पे जो रिलीजियस वोट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोट है कैथोलिक्स का, तो वो भी टेंट डालेंगे। अब इस इलेक्शंस के अंदर जो न्यू ट्रेंड्स समझ में आ रहे हैं, वुमेन कार्ड, और वो वुमेन कार्ड अगर आप सर्वेज देखें तो 50, 48, 40, 35% ज़्यादा वोट फेवर में है कमला हैरिस की। अगर कमला हैरिस विन करती हैं तो वो वुमेन कार्ड्स की वजह से करेंगी। दूसरा, न्यू वोटर्स तकरीबन 8 मिलियन वोटर्स हैं इमिग्रेंट्स का और वो स्विंग स्टेट्स के अंदर है। अगर स्विंग स्टेट्स डेमोक्रेट्स की तरफ जाती है तो ये 8 मिलियन की वजह से वहाँ पे टिल्ट करेगी। तीसरा, यूथ जो है उनका वोट भी तकरीबन 42 मिलियन है, तो यूथ इस दफ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और चौथा ये कि फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज, यूक्रेन की वार हो गई, गजा की हो गई, कंटेनमेंट ऑफ चाइना हो गया, ये टॉप ऑफ द इश्यूज रहे हैं। इसके अलावा इमिग्रेंट्स का इशू भी टॉप पे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड मैं देख रहा हूँ पॉपुलर पॉलिटिक्स का, जो इंडिया में मोदी की शक्ल में नजर आया, पाकिस्तान में इमरान खान की शक्ल में नजर आया,
अमेरिका में ट्रंप की वजह से नजर आता है और इसमें करिश्मा डेवलप होता है और जो महरूमियां हैं माशरे के अंदर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स आपने डिफाइन किए, जरा चंद एक को स्पेसिफिकली भी जरा डिस्कस करते हैं। ये जो इलेक्टर्स को आपने कहा कि वो किसी भी खातून को, एक रिवायत भी रही है, एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि वो खातून को सदर नहीं देखना चाहते, और एक मिसाल भी हिलरी क्लिंटन की सामने है कि वो पॉपुलिस्ट वोट उनके पास था लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में वो खासी पीछे रह गई और बहुत बड़ी लीड थी ट्रंप की 300+ और हिलरी 230 के अराउंड आसपास थी। तो ये फैक्टर क्या इस बार भी एक अप्लाई हो सकता है और ये चीज़ काम कर सकती है ट्रंप के हक में? बिल्कुल हो सकता है। माजी के अंदर हालांकि फेमिनिज्म की जो शुरुआत है वो अमेरिकन सोसाइटी में नजर आती है, लेकिन आपको याद होगा कंडोलीजा राइस इस फेमिनिस्ट मूव के खिलाफ थी। अलबत्ता मैडलिन अल्ब्राइट हो गई या हिलरी क्लिंटन, उनका टिल्ट नजर आता था। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे यूं लगता है वुमेन कार्ड जो इस वक्त प्ले हो रहा है वो गालिबन फेवर कर सकता है कामला हारिस को। लेकिन उसमें जो सीरियस चैलेंज मुझे नजर आता है ना, वो ये नजर आता है कि अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मुझे रिडंडेंट होते हुए नजर आता है, बिकॉज जो दोनों चॉइसेस हैं वो लोगों की चॉइस नहीं है, सिस्टम ने आगे उनको पेश किया है। और इसी वजह से मुझे खतरा महसूस होता है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं जीतते तो उस सूरत के अंदर, चूंकि पहली मर्तबा सवालात उठाए गए हैं अमेरिका के इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो फिर ये सिविल वॉर या कम से कम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा 2020 में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर अटैक किया था। तो बड़ी सीरियस सिचुएशन अमेरिका के लिए बनेगी। और मुझे एक और ख़तरा भी है कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन नज़र आती है, कलर्ड वर्सेस एंग्लो सैक्सन, और उसके अलावा एशियन और वेस्टर्न और इस मुख्तलिफ अरब्स एंड मुस्लिम मुख्तलिफ आपको पोलराइजेशन नजर आती है। माजी में जो अमेरिकन सोसाइटी थी वो इट वाज लाइक अ सैलेड बाउल, जहाँ पे सब्जियां अपनी आइडेंटिटी को रिटेन तो करती थी लेकिन वो उनमें जो अकोमोडेशन का लेवल था वो बहुत हाई था, जैसे आयरिश अमेरिकन कहलाते थे, जर्मन अमेरिकन, ब्रिटिश अमेरिकन। लेकिन इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि एक पोलराइजेशन आपको होते हुए नजर आती है। कोई प्रेसिडेंट कहता है कि उसके सपोर्टर्स गार्बेज हैं, तो दूसरा दूसरे के ऊपर तनकीद करता है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था क्योंकि अमेरिका के अंदरूनी मामलात के हवाले से बात हो रही थी। सारा जमान साहिबा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि मैं अभी कल एक तहरीर पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स के जो चीफ पॉलिटिकल एनालिस्ट है नेट कोहन, उन्होंने लिखा है दिस इज डोनाल्ड ट्रंप्स इलेक्शन टू लूज। और उन्होंने कहा, उन्होंने अपने आर्टिकल के हिस्से में जिक्र किया सिंपैथी फॉर द डेविल, और उसमें उन्होंने हवाला दिया जो पिछले 2 साल से डोनाल्ड ट्रंप के जो अदालती मामला थे, फिर जो पेंसिल्वेनिया पे उन पर कातलाना हमला हुआ और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया का उनके साथ रवैया रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिंपैथी फैक्टर कोई अपना रोल अदा करेगा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस इलेक्शन में वोटिंग के एतबार से? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से बड़े यूनिक हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अगर किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ हुई हो तो उसे बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, वो जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ होती हैं तो अगर उनको नुकसान नहीं भी पहुंचाती तो कम से कम लोग उनके साथ ही रहते हैं। जैसे हमने देखा कि ख़वातीन के बारे में जिस किस्म की न सिर्फ उनकी स्टेटमेंट थी बल्कि ख़वातीन की जानिब से इल्ज़ामात भी सामने आए कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हिरासा किया था, उन पर जिनसी हमला किया था, तो उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो हिमायत थी वो 2016 में कम नहीं हुई थी बल्कि वो इलेक्शन जीत गए थे। और अब भी ये मुसलसल उन्होंने ये बयानिया अपनाया है कि उनको टारगेट किया जा रहा है और जो केसेस उनके खिलाफ हैं उनमें उनको सियासी तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, और बहुत से जो उनके हामी हैं वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं, इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तवज्जो जिनकी तरफ दिलाना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही ब्लीक पिक्चर जो है वो अमेरिका के बारे में पेंट की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामी भी ऐसी ही ब्लीक पिक्चर पेंट करते हैं। लेकिन अगर आप डेटा देखें तो जो प्री पेंडेमिक लेवल था अनएम्प्लॉयमेंट का और जो प्री पेंडेमिक लेवल थे जीडीपी ग्रोथ के, उनके करीब ही अब वापस अमेरिका पहुंच भी चुका है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है उसमें रिडक्शन काफ़ी हुई है, जो जीडीपी ग्रोथ थी वो भी उन लेवल्स पे वापस आ रही है। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिडक्शन मुस्तकिल हुई है, हाँ अभी प्री पेंडेमिक लेवल से वो ज़्यादा है। और कमला हैरिस खुद भी इस बात का बहुत दफ़ा उन्होंने कैंपेन ट्रेल पे भी जिक्र किया कि हाँ वो जो समझती हैं कि अभी भी बहुत महंगाई है और उसको वो कम करना चाहती हैं। तो सिचुएशन उतनी ब्लीक नहीं है। फिर अमेरिकन डेमोक्रेसी की सेहत की आप पहले भी बात कर रहे थे और मैं उस हवाले से भी ये कहना चाहूँगी कि देखें, जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ था 6 जनवरी 2021 को, सदर ट्रंप के हामी इलेक्शन के नताइज को पलटना चाहते थे, उस वक्त माइक पेंस ही रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नताइज को पलटने से भी इनकार कर दिया था, जिन्होंने वोट को सर्टिफाई किया। उनको उस वक्त सिक्योरिटी का अमला महफूज मकाम पे ले जाना चाहता था और उन्होंने इनकार किया। वो कैपिटल में ही रहे और उन्होंने बाद में सबको बुला के वोट को सर्टिफाई भी किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को भी पॉइंट आउट करती हैं।
कि वहाँ पे सिस्टम्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिनमें लोगों का अभी भी बड़ी हद तक ट्रस्ट है, और जो खास तौर पे कानून साज हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो उसको अपहोल्ड करने की कोशिश करते हमें दिखाई दिए। सही। सारा साथ ही रहेगा। नायला चौहान साहब, मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि जिस तरीके से ट्रम्प पे अटैक्स हुए हैं 2 से 3 बार, जो एक बड़े अटैक्स समझे जाते हैं, तो क्या समझती हैं आप कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्योंकि कहा जा रहा था कि अब जो वोट है सिंपैथी का वो भी पड़ेगा ट्रम्प को। ख़वातीन का तो एक तरफ इशू है, दूसरा जो उनका नैरेटिव है वो एक जानिब है, लेकिन क्या ये अटैक्स भी किसी तरह से कारगर साबित हो सकेंगे उनकी जीत में? उनको सिंपैथी का वोट पड़ सकता है? व्हाट डू यू थिंक? और दूसरा ये भी एक साथ ही बताइएगा सारा कि ये जो भी खतरात का इजहार किया जा रहा है, देखें ना, एक तो ये कि इलेक्शन कोई भी जीत जाएगा, लेकिन जिस तरह बातें हो रही हैं कि ट्रम्प इलेक्शन हारने के बाद सीधा जेल में जाएंगे, वो तो आपको पता है उनको रोका हुआ जाने के लिए। उसके बाद क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर वो जेल चले जाते हैं, इलेक्शन भी हार जाते हैं, तो उनका वोटर, उनका सपोर्टर पे क्या ठीक है? पहले सारा साहब, पहले जरा नायला साहब से इस पर कमेंट ले लेते हैं, फिर सारा साहब की तरफ जाते। जी नायला साहब। जी मुझे कौन से सवाल का अटैक जो अभी हुए हैं ट्रम्प के ऊपर, क्या वो सिंपैथी का वोट ले सकते हैं? जी सिंपैथी का वो ले सकते हैं, और वो ले रहे भी हैं। इन्होंने अपने जब इन पे अटैक हुआ उस वक्त भी उन्होंने इस तरह से उस पर रिएक्ट किया कि वो बहुत बहादुर हैं और वो अपनी जान भी अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो वो ट्रम्प जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रावाडो से उन्होंने वो रेसलिंग चैंपियनशिप पे जाके जो है मुक्केबाजी कर दी। वो माचो अपना एक इमेज बताते हैं, और वही जो है बहुत से अमेरिकन को अपील करता है कि ही इज अ हैंडसम गाय, ही इज अ माचो, किसी को भी गुस्सा मार लेंगे, किसी की गोली वो खा लेंगे, लेकिन वो खड़े रहेंगे, अमेरिका के लिए खड़े रहेंगे, और अमेरिका मेक इट ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है जो उनके पॉलिटिकल एजेंडा को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन क्या वो इलेक्शंस में वोटर्स किस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे, दिस रिमेन्स टू बी सीन। ठीक है, तो जी एहतशाम साहब, नायला पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो पे जरा बात कर लें कि इलेक्शन अगर हार जाते हैं ट्रम्प और उसके बाद उनको सीधा जेल जाना पड़ता है, जो कि कहा जा रहा है कि उनको पहले अनाउंसमेंट हुई है उनकी सजा की, तो क्या लगता है आपको कि वायलेंस और ये सपोर्टर उनका और जो वोटर जो है उसका, वो क्या करेगा अमेरिका पे फिर? जी सारा साहब। देखिए हार जाने की सूरत में उन्होंने पहले से ही जो है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर शक डाल दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि जी इधर फ्रॉड होगा, नहीं होगा। तो ऑलरेडी उनके वोटर्स जो हैं, जो उनका वोट बैंक है, वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा एजिटेटेड और वॉलेटाइल हुआ है। अगर वो हारे हैं तो कहेंगे देखा मैंने कहा था ना कि इस नाइंसाफी की वजह से मैं हारा हूँ। तो जेल उनको ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे शक है कि हंगामा आराई होगी। अच्छा, ये दुरुस्त उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं और स्ट्रांग है उनकी इंस्टीट्यूशंस, लेकिन फील्ड से बाहर खेलते हैं ट्रम्प, फील्ड में नहीं खेलते। सो आई रियली डोंट नो कि वो उस सिचुएशन में जहाँ के वो अगर हारते हैं तो वो अपने वोटर्स को किस तरह से मोबिलाइज करेंगे टू प्रिवेंट सेल्फ फ्रॉम गोइंग इनटू द जेल। ठीक है, चलो इस पर सारा साहब आप भी जरा कमेंट कर दीजिएगा कि अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन आती है और एक बार फिर वो माजी की तारीख दोहराई जाती है तो इसको काउंटर करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं अभी? देखो, उसमें सबसे अहम रोल तो डोनाल्ड ट्रम्प के वकला का है, जिनकी कोशिश पहले ये भी रही है कि जो उनके न्यूयॉर्क में जो कन्विक्शन है वो स्टेट की लेवल की जो कोर्ट है, अदलिया है, उससे हटके उसको फेडरल कोर्ट में मुंतकिल किया जाए, जहां उनका ख्याल है कि उनके लिए ज्यादा बेहतर चांसेस होंगे। तो एक तो उनकी अपनी जो लीगल टीम है वो इस हवाले से पूरी कोशिश करेगी कि जो सेंटेंसिंग उनकी होनी है उस से डिले किया जा सके इस केस में, और वो बहुत से नुकात उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो सदर ट्रम्प जो है वो खुद भी इस बात का इशारा दे चुके हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं घबराया नहीं हूँ, मैं इस बात से डरा नहीं हुआ। तो एक कॉन्फिडेंस जो है उसको तो एग्जूड कर रहे हैं। लेकिन जहां तक वायलेंस की बात है, उसका खदशा बिल्कुल अमेरिका में मौजूद है, और उसका सबसे बड़ी तो आप बात ये देखें कि खुद डोनाल्ड ट्रम्प ही 2 मरतबा
जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं उनका निशाना बन चुके हैं। तो ओवरऑल भी एक हाइटेंड लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी भी है, एक हाइटेंड लेवल ऑफ स्क्रूटिनी भी है कि अमेरिका में क्या होता है। ज़ाहिर सिक्योरिटी इदारे भी इस हवाले से हाई अलर्ट पर हैं और बहुत सा काम बैक एंड पे होता रहता है मुस्तकिल, जिसमें कि जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। आपको याद होगा जब 2021 में सदर जो बाइडन की हुई थी तकरीब हल्फ बर्दारी, तो उस वक्त एक तो कोविड की वजह से नेशनल मॉल पे किसी को नहीं आने दिया गया, एक बिल्कुल खाली ग्राउंड थी जिसमें छोटे छोटे कई झंडे लगे हुए थे जो कि कोविड की पैंडेमिक में हलाक होने वालों की याद में लगाए गए थे। लेकिन उसके अलावा नेशनल मॉल के हर तरफ ही जंगले लगा के वहां तक का एक्सेस भी ब्लॉक कर दिया गया था। और हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल नेशनल मॉल के साथ है और हम ही वहाँ पे आसानी से नहीं पहुंच पा रहे थे। हमें बहुत लंबा एक रास्ता वॉक करके जाके फिर नेशनल मॉल पे हम एंटर हो पाते थे। तो सिक्योरिटी तब भी बहुत टाइट रखी गई थी और सिक्योरिटी के इंतजाम अब भी हम ज्यादा होते देख भी रहे हैं और मजीद देखेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते ये इलेक्शन और उनके हामी हैं उनको किसी तरह से भी ये शह मिलती है कि वो बाहर निकलें और वो कुछ ऐसा करें जिससे कि अमन व अमान की सूरत हाल में खराबी का इम्कान हो, तो उसको काउंटर करने के लिए प्रिपरेशंस तो हैं। बिल्कुल सारा साहिबा, जस्ट बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, ये मैं कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहती थी नाजरीन के साथ पेंसिल्वेनिया के हवाले से, क्योंकि हमने सिंपैथी वोट की बात की है और सिंपैथी वोट अगर डल सकता है तो एक ही रियासत में डल सकता है, पेंसिल्वेनिया में। लेकिन पेंसिल्वेनिया का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि इट हैज़ ओनली बिकम अ स्विंग स्टेट इन 2020 से पहले 2016 पहली दफ़ा हुआ था। 1992 से आज 2016 तक पहली दफ़ा ऐसा इलेक्शन हुआ था कि उन्होंने रिपब्लिकन को वोट किया हो और फिर 2020 में उन्होंने वापस जो बाइडन को वोट किया, विच क्लियरली शोज़ कि वो लोग 2016 की ट्रंप की प्रेसिडेंसी से खुश नहीं थे और पेंसिल्वेनिया के लोग चाहते थे कि डेमोक्रेट्स को वापस मौका दें। तो अगर देयर इज़ गोइंग टू बी अ ट्रंप विक्ट्री, इट हैज़ मोर चांसेस कि वो इस वजह से हो रही हो कि पेंसिल्वेनिया के रिहायशी जो बाइडन से खुश नहीं है, ना कि इस वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप को सिंपैथी का वोट मिले, क्योंकि टेक्निकली पेंसिल्वेनिया इज़ अ ब्लू स्टेट। यहाँ पे नाज़रीन को ये भी बताते हैं कि कमाला हैरिस ने अपनी कैंपेन का आखिरी पूरा हिस्सा, इनफैक्ट अपना लास्ट डे पूरा का पूरा पेंसिल्वेनिया में गुजारा है। स्क्रैनटाउन, एलेनटाउन, पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया, ये सारे शहर पेंसिल्वेनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शहर हैं और कमाला ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस स्टेट पर ऑलरेडी। ठीक है, चलें अगर ब्रीफ कमेंट अगर सारा साहिबा लेना चाह रही हैं तो बहुत कम टाइम, क्लोजिंग हमारे पास 10-15 सेकंड ही। बिल्कुल, पेंसिल्वेनिया जो है वो मिशिगन और विस्कॉन्सिन के साथ मिलके ब्लू वॉल कहलाती थी, यानी इसको डेमोक्रेट्स का एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझा जाता था। लेकिन फिर जब हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन हुआ तो प्रॉब्लम थोड़ी ये भी थी कि हिलरी क्लिंटन खुद भी बहुत मकबूल नहीं थी, बहुत से लोग उनको पसंद नहीं करते थे, इंक्लूडिंग खवातीन, तो उनकी हार की ये भी बड़ी वजह थी। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। सारा जमान साहब बहुत शुक्रिया, नाइला चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थी, मुनव्वर हसन साहब, एहतशाम उलग साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार आदिल अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, बाकी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए। ट्रांसमिशन जारी है, ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हमारे साथ डॉक्टर नदीम आबिद साहब साबिक सफ़ीर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल अब्बासी सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, वापस आ चुके हैं। हमारे साथ जाहिद शाह शिराजी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो गुफ्तगू डॉक्टर नदीम आबिद साहब आपसे ज़रा शुरू करते हैं कि इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे साथ मुनव्वर हसन साहब भी मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता उठाया था कि जो इलेक्टर्स हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, दरअसल वो अमेरिका में कि कोई खातून प्रेसिडेंट आए और इसीलिए तारीख में कभी कोई खातून कामयाबी हासिल नहीं कर सकें। हिलरी क्लिंटन अभी रिसेंट उसकी ताज़ा मिसाल हैं। पॉपुलिस्ट वोट के बावजूद वो एक बड़े फ़र्क से वो इलेक्शन हार गई थी 2016 का। तो ये इस किस हद तक सदाकत है? तारीख अपने आप को फिर उसी अंदाज में दोहराएगी तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर इस वक्त मोस्ट फेवरेट नज़र आ रहे हैं हमें। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको और आपकी टीम को और आपके ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए, उनकी बात से मैं 100%, लेकिन उसकी जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दी है उससे थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। लेकिन जहां तक इलेक्टोरल वोट्स का ताल्लुक है, इलेक्टोरल वोट्स के पास ऑप्शन नहीं होती है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। जिस वक्त कोई भी स्टेट पॉपुलर वोट्स लेके किसी भी पार्टी की या किसी कैंडिडेट के हक में वो जीतते हैं या लीड लेते हैं, तो वो तमाम वोट, इलेक्टोरल वोट ऑटोमेटिकली उस कैंडिडेट के हक में चले जाते हैं। सो ये इससे तो मैं एग्री करता हूं कि अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन सोसाइटी आज भी किसी औरत की हुक्मरानी के लिए तैयार नहीं है। मैं 2016 में हिलरी क्लिंटन साहब का प्रेसिडेंशियल डेलीगेट भी रहा हूं। सो मैं उस वक्त भी ये चीज मैं बड़े अफसोस से मैं ऑब्जर्व करता था कि बाकायदा सीनियर तज्जिया निगार थे, अमेरिकन पॉलिटिशियंस जिनकी सारी जिंदगी सियासत में गुजरी थी,
वो भी ये कहा करते थे कि अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर अ फीमेल प्रेसिडेंट। ये आज भी कहा जा रहा है। और मैंने ये भी तबसरे सुने कि इनको कैमला हैरिस को वुमेन वोट मिलेगा। मैं इससे भी डिसएग्री करूंगा। अनफॉर्चुनेटली इवन अमेरिकन खवातीन भी एक खातून प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करने के लिए ज़हनी तौर पे अभी तक तैयार नहीं। नदीम साहब, इसकी वजह क्या है? रीजन भी तो कोई होना कि इतनी कदामत पसंद सोच है उनकी, ये रीजन है, जबकि वो तो बड़े लिबरल है। जी, अपने आप को कहते हैं लिबरल। बहुत सारी चीजें जो अमेरिकन सोसाइटी अपने आप को कहती है वो एक्चुअल होती नहीं है। अमेरिका में जिस तरह फॉर एग्जांपल दुनिया सारी को कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े हम लोग ठेकेदार हैं, अमेरिका के अंदर तो हम ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार हैं। जो दुनिया सारी में हम ह्यूमन राइट्स के लिए कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। इसी तरह राइट टू एक्सप्रेशन, ये सबको उसका हक हासिल है। लेकिन देखें, जहां पे आके जूश कम्युनिटी के खिलाफ बात करने का किसी की जरूरत नहीं है कि जूश कम्युनिटी के खिलाफ बोले। किसी को जरूरत नहीं है कि इसराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर जाए। मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्टेड सीनियर ओहदेदार हूं। मेरी तस्वीरें लगा दी गई हैं रिपब्लिकन पार्टी की वेबसाइट पे कि ये रेडिकल मुसलमान है जो इसराइल का मुखालिफ है। सो मुझे तो उससे कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि मेरे पॉलिटिकल जो स्टेक्स हैं मैंने जीरो कर दिए हैं। मैं सच बोलता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, बिकॉज ये मेरा कानूनी हक है। लेकिन ये आपकी बात का मैं जवाब एज ए रेफरेंस में देना चाह रहा था कि बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पे कहते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। सो औरत की हुक्मरानी अभी भी अनफॉर्चुनेटली वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर ये हुआ तो ये अमेरिका की तारीख का, इलेक्टोरल तारीख का ये सबसे बड़ा वाकया होगा, जो कि मुझे लगता है कि ये नहीं होने जा रहा। सही। तो इस पर आदिल पहले आपका कमेंट, फिर अरीबा का, कि एज सोसाइटी अगर वहाँ ये डिसाइड हो चुका है तो फिर ये जो नेक टू नेक कुछ जगहों पर मुकाबला चल रहा है, ये तो हमने 2016 में हिलरी क्लिंटन वाले केस में भी देखा था, लेकिन आखिर में रिजल्ट तो फिर कुछ और ही आया। अच्छा, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, मेरा ये ख्याल है कि ये हम जो बार बार इस इलेक्शन को कह रहे हैं, ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिफरेंट इलेक्शन है यूएस हिस्ट्री का, वो इसी वजह से है कि आप इसमें कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो पहले पोल्स आते थे जिसकी बेस के ऊपर आप एनालिसिस करते हैं या आप अपनी कमेंट करते हैं, वो बहुत नेक टू नेक है। इसका मतलब पोल्स करने वाले भी बहुत ज़्यादा डिसाइसिव नहीं, परसेंटेज को डिफरेंस बहुत हमें बड़ा नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि सैंपल साइज बड़ा छोटा होता है इन पोल्स का, कि वो तो कुछ बट यू गेट एन आइडिया ना, आपको एक उससे आइडिया मिल जाता है कि हो क्या रहा है। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल जाता है। लेकिन इस वक्त जो अमेरिकन सोसाइटी पोलराइज्ड है, ये बात ठीक है कि शायद आज भी वहाँ पर अमेरिकन वुमेन प्रेसिडेंट के लिए एक्सेप्टेंस ना हो, लेकिन ये ध्यान में रखें कि उनके जो ओपोनेंट हैं वो ट्रंप हैं, वो रिवायती पॉलिटिशियन नहीं है। अगर कोई रिवायती पॉलिटिशियन उनके सामने होते रिपब्लिकन की साइड से, तो शायद कैमला हैरिस के लिए ये प्रॉब्लम होती कि पर्सनैलिटी को काउंट किया जाता और फिर कहते कि शायद अमेरिकन वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। लेकिन चूंकि ट्रंप की जहाँ लाइकिंग बहुत है, वहीं एक बहुत बड़ा सेगमेंट उनकी मुखालफत में भी है। सो मुझे ये लगता है कि ये कहना ज़रा मुश्किल होगा कि इस दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई वुमेन नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, उसकी स्पेस मौजूद है, क्योंकि ट्रंप की पर्सनैलिटी जो है वो शायद अमेरिकन को इस तरफ मजबूर कर दे कि वो ये अपना फैसला भी कर लें कि वो अपनी एक वुमेन प्रेसिडेंट लें। फिर अबॉर्शन की जो हम काफ़ी देर से सब बात करें, डिबेट चल रही है अमेरिका में बहुत, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर टू बी ऑनेस्ट, दोनों के पास ना इकोनॉमी, देखिए दोनों की इकोनॉमिक पोजीशन तो है ना कि हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कैसे करना है, दोनों के पास की पॉलिसीज़ थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा विंडो भी नहीं है उनके पास। मतलब अमेरिकन कई जगहों पर आपको पता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रैच कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बहुत सारे रीजन्स के अंदर। सो उनके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि अगर वो वहाँ से अपना विड्रॉल भी करते हैं तो भी, वो एग्जिस्ट भी करते हैं तो भी, क्योंकि जो 2016 की आपने एग्जाम्पल दी है, देखिए आप ये ध्यान में रखें कि जो हिलरी ने पॉपुलर वोट लिया था और जो इलेक्टोरल वोट थे वो ट्रंप के पास ज़्यादा थे, लेकिन जो हमारे सामने एग्जाम्पल थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग ये थी कि जो ट्रंप का जो वोटर था ना, वो वाइट जो वोटर था उसकी सपोर्ट बड़ी डिफरेंट उसने रोल प्ले किया था। ये हमारे सामने जो चैलेंजेस इस वक्त हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी के, वो आम चैलेंजेस नहीं हैं। अब मईशत पर आप वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते, स्पेस कम है, आप उनको इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा
कन्विंस कर सकते हैं कि जी देखें ये लोग आ गए, वो आ गए, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है अमेरिका में किसी अपने वोटर को ये कन्विंस करने के लिए। सो जो रेजर थिन मार्जिन है, स्लाइट मार्जिन है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि दोनों अमेरिकन ने दोनों पार्टीज को सर्व करते, डिलीवर करते देख लिया है कि ये बड़े स्लोगन्स के साथ तो आते हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओबामा ने कहा था कि अब मैं अपने टेन्योर में जो है वो फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉल कर लूँगा, डेट्स दी बाकायदा, वो डेट्स कई दफ़ा चेंज करनी पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्पाइट ऑल पावर, री इलेक्ट होने के बावजूद भी वो ये डिसीजन नहीं कर पाए। फिर ट्रम्प जब आ रहे थे, वो तो उनकी कैंपेन से भी आपको लगता था कि शायद वो जल्दी विड्रॉल कर लेंगे और जितने अमेरिकन मिशन हैं बाहर दुनिया में जहाँ वो डिस्टर्ब हैं, चाहे वो ईरान में, अफगानिस्तान में, साउथ चाइना, बहुत सारे और जो एरियाज़ हैं, या मिडल ईस्ट की उनकी जो पॉलिसीज़ है, जहाँ जहाँ वो स्टकअप है वो वहाँ से निकल आएंगे। वो भी इतनी आसानी से नहीं निकल सकते थे। और आप ये देखें कि वहाँ पर उनके दौर में भी कोई इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हुई। ठीक है, उसमें क्राइसिस हमने देखा कि कोविड का आया, हमने देखा कि वहाँ पर बड़ी कैंपेन्स और भी चली, और फिर ओवरऑल भी दुनिया में एक क्रेडिट क्रंच था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माहौल नहीं था। और यही रीज़न है कि जो ट्रम्प आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देते हैं अमेरिकन को गरीब अमीर का फ़र्क ख़त्म करने का या अमेरिकन को प्रोटेक्ट करने का, वो रियलिटी में नहीं है। वो ज़्यादातर जो है वो अजम्पशंस हैं कि हम आएंगे तो ऐसा कर दें। आई थिंक अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो मैं जैसे पहले आपसे बात कर रहा था, आई वांटेड टू आस्क यू, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप, अब अमेरिका में अभी रिसेंटली पिछले साल इतना बड़ा बैंकिंग क्राइसिस आया जब वो फेडरल एक्सचेंज रेट्स ऊपर कर दिया और वहाँ पे जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग और ये सब नीचे चली गई बिकॉज ऑफ दैट। तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी के हवाले से प्रॉब्लम आया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो टैक्सेस को कम कर देंगे, इंटरेस्ट रेट्स को घटा देंगे। तो एट अ टाइम जब अमेरिकन इकोनॉमी इज ग्रेपलिंग थ्रू एन इन्फ्लेशनरी क्राइसिस, आपको क्या लगता है कि उनके लिए सब मुमकिन होगा करना? देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जो ट्रम्प की पॉलिटिक्स है, जो इस वक्त वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वो आज नहीं, वो 2016 से एग्रेसिव है। वो ऐसे स्लोगन्स लेकर आ रहे हैं जिसको आप रियल वर्ल्ड में या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो शायद आपको ऐसा होता फौरन दिखाई नहीं देता। लेकिन जो उनका जी एग्जाम्पल्स नहीं मिलती हैं। अब उनका जो वोटर है ना, वो इतना अटैच्ड है उनके साथ, या इतना कनेक्ट है, वो वर्ड थोड़ा और भी सख्त है लेकिन मैं ज़रा बहुत इसको बेहतर तरीके से फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इतना अटैच्ड है, इतना इन्फ्लुएंस्ड है, इतना कनेक्टेड है कि जो कुछ भी वो कहते हैं ट्रम्प, वो ट्रस्ट करता है उसको। मसलन आप सोच सकते थे कि कैपिटल हिल पे अटैक होगा और ट्रम्प के सपोर्टर्स अटैक कर देंगे। मतलब आप सोच सकते थे कि कुछ फाइलें उठा के कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट लेके चला जाएगा। मतलब आप सोच सकते थे कि वो ऐसी गुफ्तगू अपने ओपोनेंट्स के बारे में करेंगे जो अमेरिकन हिस्ट्री में इन लास्ट 40-50 ईयर्स हमें नहीं मिलती ऐसी कोई एग्जाम्पल कि इस हद तक अपने जो पॉलिटिकल राइवल है उसको आप पर्सनल राइवलरी में कन्वर्ट कर दें। और फिर जो उनके साथ हुआ, फिर उन पे जो केसेस हुए सारे। और देखिए, हम पहले भी इसकी बात कर रहे थे, अब वो चाइना रशिया की तो बात करते हैं, लेकिन वो रशिया के मामले में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और चाइना के मामले में बहुत ब्लंट है। और यूक्रेन पे जब वो कहते हैं, देखिए पूरी दुनिया देख रही है, हम सबको पता है कि जो रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन है, ज़ाहिर है उससे रीजन पे कितना इफेक्ट पड़ा है। आपकी ऑयल प्राइसेस से लेके बहुत सारा, ये लाइक यूरोप को भी अपनी जो एनर्जी की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। इस रीजन के अंदर भी हमें जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यूरोपियंस को अब अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब आप अपना खर्चा करें भाई, अपनी फौज पे, नेटो, बाकी चीज़ों पे आप अपना पैसा लगाएं। अमेरिकन का पैसा मजीद जो है वो अब खर्च नहीं करना चाहते। सो टेक्निकली अगर आप इसको एनालाइज करें तो आपको बाहर लगेगा कि ये रशिया की इन अ वे सपोर्ट ही है कि जब आप ये कहते हैं यूरोपियंस को कि जागते रहना, साढ़े तेना रहना। सो अभी तो अमेरिकन जिस हद तक डेमोक्रेट सपोर्ट कर सकते थे तो उन्होंने किया, लेकिन आगे ये बड़ा ट्रिकी और अगर आपकी इजाजत से जाहिर शाह साहब को हम कनेक्ट कर लें ताकि उनकी भी एक प्रेजेंस हो जाए हमारी ट्रांसमिशन में। जाहिर शाह साहब, जरा इस पर आप भी एक ओवरव्यू जाहिर शाह साहब अब आपकी जानिब आएंगे, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। इससे पहले कामरान जिलानी हमारे नुमाइंदे वहां से हमें मुस्तकिल अपडेट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले जरा नाज़रीन को वो दिखा देते हैं। जी, इस वक्त की रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक पाकिस्तानी फैमिली मौजूद, उसने अभी अभी अपना वोट कास्ट किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का जज्बा कैसा है और ये इन्होंने जो वोट कास्ट किया है, ये क्या देख रहे हैं कि ये वोटिंग का रुझान किस तरफ जा रहा है। जी जनाब, हम लोगों ने वोट कास्ट किया है और इफ़ यू आर सिटीजन तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोट ज़रूर कास्ट कीजिए।
और इसलिए कि आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे आप रहते हैं, तो फ्यूचर डिसाइड करने के लिए बेहतर है कि आप वोट कीजिए, और इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी यूएस सिटीजन। तो आपने क्या रुझान क्या देखा है पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में इस दफा के किस तरफ वो गामजन है? ट्रम्प की तरफ गामजन है या कमाला की तरफ, या एक थर्ड पार्टी भी आ गई है, ग्रीन पार्टी? जी, दोनों तरफ हैं। आई मीन रिपब्लिकन्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं, दोनों तरफ जाते हैं लोग वोट डालने। जिसकी तरफ होता है वो उसी तरफ वोट डालता है। नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तानी वोटर्स मौजूद थे। आपने सुना वो ये फरमा रहे थे कि पहले जो पाकिस्तानी या मुसलमान कम्युनिटी वो डेमोक्रेट्स की तरफ गामजन थी, लेकिन कुछ पॉलिसियों का मसला है जिसकी वजह से उनकी राय मुनक़सम हुई है। जो वोटर्स हैं उनका जो झुकाव है वो दोनों तरफ नजर आता है। वापस सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे ताकि इस पर आप जरा डिटेल से बात कर लें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।